अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। मेट्रो लाइट में आपको खुशामदीद करेंगे और मेरे साथ आज की जो सुबह है ना, जुमे का दिन है और आज की जो सुबह हुई है ना, बड़ी ज़बरदस्त हुई क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो जनाब, मैं चाहूंगा मेरे साथ मौजूद है फरा भी बताएंगी कि जी क्या क्या आज के दिन का आगाज हुआ है, किस तरीके से। फरा, आप तो हमारी मेरे साथ रोजाना होती हैं, बिल्कुल अब ऐसे ही मुझे है। इंट्रोडक्शन करवाना पड़ेगा या आप खुद नहीं, मैं खुद करवा लेती हूँ। करवाएंगे? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेट्रो लाइट में आप सबको खुशामदीद एक बार फिर। जैसे रोज़ाना हम आपके साथ मौजूद होते हैं और मुख्तार मुझे बात नहीं करने दे रहे होते, लेकिन मैं आप लोगों को जाहिर सी बात है इंट्रोडक्शन तो देना ही होता है ना, और बहुत अच्छे अच्छे फ़वाइद हम आपको बता रहे होते हैं। रोज़ हम एक जो इंटरनेशनल डे के हवाले से बात कर रहे होते हैं। आज हम बहुत अच्छे एक दिन के हवाले से बात कर रहे हैं और वो है, तो वो आज का दिन हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको पता है कि आज सुबह सुबह भी जब मैं आ रहा था तो मैं दलिया खाकर आया। बहुत सारे लोग कहते हैं ये दलिया कैसे खा लेते हैं? अच्छा, बीमारी में लोग ज्यादातर खाते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों है कि बीमारी में क्यों खाया जाता है? भाई ताकत जो है ना वर होता है, इसके साथ साथ जो है ना ताजगी बख्शता है। सुबह सुबह रेसिपीज अगर आप बनाए ना उसकी, तो वो बहुत अच्छा है, खाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि एक साथ आपको इतनी सारी चीजें मिल रही होती है। उसमें फाइबर होता है, उसमें विटामिन होते हैं, उसके अलावा आप मुख्तलिफ फ्रूट्स के साथ भी खा सकते हैं। अच्छा, आपको पता है डाइट के लिए भी जितने भी ट्रेनर्स है ना, वो कहते हैं कि भाई आप कुछ ना खाएं, आप इसकी जगह से ओट का इस्तेमाल करें तो भी आप जो है ना बड़े अच्छे से वो हो जाएंगे। और अगर आपको भी अपना वेट लूज करना है, अगर आप भी चाहते हैं कि जल्दी, क्योंकि लोगों की शादियां आ रही हैं, हम ये देख रहे हैं कि जी दिसंबर का महीना है, फिर न्यू ईयर के बाद भी लोगों की शादियां शुरू हो जाती हैं, तो भाई ऐसे में अगर आप चाहते हैं तो आप दलिया का इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको भूख कम लगे। असल में ये भूख को मिटा देता है। अब इसी हवाले से जो आज का दिन बनाया जा रहा है वो भी जरूरी है। और बच्चे जो है इसके बड़े शौकीन होते हैं। कभी हम देखते हैं कि दूध में मिला के जो है ना वो शक्कर के साथ दिया जा रहा होता है। या उसमें आप थोड़ा सा उसको पका के उसमें फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, आप उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, या उसमें क्या, जैसे हम उस दिन चिया की बात कर रहे थे, तो आप उसमें चिया भी डाल सकते हैं, चिया सीड्स भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अच्छा, मेरा ये होता है कि स्पेशली जब हम मौसमी जो फल होते हैं ना, जैसे मैंगोज हो गए, ब्लूबेरीज हो गई, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, तो वो हम ओटमील के साथ भी मतलब खा सकते हैं। आप उसमें अच्छा, ठंडा कर देंगे तो बिल्कुल कस्टर्ड वाला टेस्ट देना शुरू कर देगा। या तो आप गर्म खाना चाहें तो गर्म भी खा सकते हैं, और छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही मुफीद है। अब लेकिन जो बात हो रही है आज के दिन के हवाले से, रोजाना की बुनियाद पे कोशिश होती है कि आपको जो डेट है उसके हिसाब से बताएं कि आज का दिन क्या है। तो जी नेशनल डे आज मनाया जा रहा है, ओट मील मफिन डे मनाया जा रहा है। अब ये ओट मील तो समझ आता है, लेकिन ये मफिन भाई ये क्या है? मफिन क्या है? मफिन जैसे हम केक की एक एग्जाम कह सकते हैं हम। इस पे जो है ना, हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, ये मफिन्स हैं और इसमें ओटमील का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इसके अलावा चॉकलेट चिप आप डाल सकते हैं, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, कुछ भी कर सकते हैं। आप फ्लेवर भी डाल सकते हैं, फ्लेवर्स भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने जैसे उस दिन बताया था कि हम कोको पाउडर जो बेकिंग में यूज होता है ना, वो हम यहाँ भी, मतलब आप नई नई चीजें जो है ना वो खुद से भी ट्राई करें, एक्सपेरिमेंट्स करें, तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि भाई नई चीजें बनाने से और उनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करने से पता चलता है कि उन चीजों से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। अब इन्होंने बता तो देखे खुद से एक्सपेरिमेंट करें। भाई कैसे एक्सपेरिमेंट करें जब तक कि कुछ पता ना हो? तो रिसर्च वाली बात बहुत अच्छी की है कि पहले रिसर्च कर लें उसके बाद करें। अच्छा, ये जो केक होता है, जो ओट वाला केक आप कह रही हैं, तो ये मतलब वो जो मैदा इस्तेमाल होता है उसकी जगह ओट इस्तेमाल कर रहे हैं हम? ऐसा ही उसकी जगह, हाँ बिल्कुल। लेकिन है। जैसे जो मैदा जिसमें हम यूज करते हैं वो थोड़ा सा स्पंजी होता है, लेकिन ये थोड़ा सा स्पंजी कम होगा, लेकिन जाहिर है फायदे भी तो उसके साथ, टेस्ट भी अच्छा है ना, और फिर आपको भूख भी नहीं लगेगी। और सुबह सुबह अगर उठ के आपने एक मफिन खा लिया और एक कप चाय या कॉफी, अगर आप दूध पीने वाले हैं तो आपने वो, तो भाई ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया कि भाई सुबह सुबह एक सेहत बख्श ग़िज़ा आपको मिल गई। तो आज के दिन की शुरुआत मैं कहूँगा कि जितने लोग हैं वो आप अपनी प्रैक्टिस में रखें कि भाई मफिन डे रोजाना की बुनियाद पे बनाएं, और कोशिश करें कि रोजाना जो है वो अगर किसी ट्रेनर के साथ भी वर्जिश भी कर रहे हैं, या अगर कहीं जा रहे हैं, या वो जो आपने उस दिन भी कहा था ना कि बॉइल्ड वाटर जो कि हॉट वाटर था उसमें लेमन डाल के पिएं, ये भी अच्छा है। हाँ ऐसा ही है, हनी डाल दें, लेमन डाल दें, उसके अंदर आप चिया सीड्स डाल दें, या हम जो तुखमलंगा आपने सुना है, तुखमलंगा जिसको हम कहते हैं, शरबतों में इस्तेमाल होता है, उसके अलावा भी आप खा सकते हैं वो। अच्छा। जी हाँ, उसके भी और भी बहुत से फायदे हैं, लेकिन यहाँ अच्छा, तो वो ऐसी खा लिया जाए या पानी में गोला जाए? सोक कर देना पानी में, वो ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट 10 मिनट में जो ना वो मतलब फूल जाता है, तो आप वैसे भी खा सकते हैं। गर्मियों में तो बहुत ही अच्छा है, सर्दियों में आप थोड़ा सा कम रख लें। जैसे गर्मियों में डिहाइड्रेशन हो जाती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो आप नॉर्मल हम जैसे पानी की बॉटल साथ लेके चलते हैं तो उसमें डाल देते हैं,
और चलते फिरते पानी पीते रहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है गर्मियों में हमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। अगर यहाँ बात करें हम ओटमील के हवाले से, तो ओटमील में आपको फाइबर मिलेगा, जो कि आपको पता है फाइबर कितना बिस्किट्स भी आ गए, आपने देखा बिस्किट्स के अंदर जो है ना ये सारी चीजें आ गई हैं। स्पेशली जो कॉन्शियस होते हैं ना अपनी जिमिंग के हवाले से या डाइट के हवाले से, तो उनको ये ओटमील उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, जो कि आपके हाजमे के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी आपकी मदद करेगा। उसके अलावा आपका जो मतलब हमें बार बार अगर भूख लगती है ना, तो हम इसको खाएंगे तो हमें बहुत देर तक ऐसा फील होगा कि हमारा पेट भरा भरा सा है। सही भाई, ये बड़ी जबरदस्त है। अभी एक रिसर्च जैसे आई थी चाइना से, उन्होंने बताया था कि जो राइस आप खाती हैं, राइस, अब जो राइस हम खाते हैं अगर हम चमचे से खाएंगे तो वो ज्यादा खाते हैं, अगर हम उसे फोक से खाना शुरू कर देंगे तो हमारी टर्न्स ज्यादा हो जाएंगी और राइस कम खाए जाएंगे। तो ये भी एक टेक्निक बताई जा रही थी कि अगर आपने डाइट प्लान में कुछ इजाफा करना है तो आप चावल खाएं, लेकिन ऐसे खाएं उसके अंदर फोक का इस्तेमाल करें। फोक से खाएंगे तो चावल कम खाए जाएंगे। चॉपस्टिक से भी तो खाते हैं ना, तो एक एक उठा के खाते हो। कितने स्लिम भी होते हैं, कितने मतलब स्लिम नहीं बोलेंगे बल्कि सेहतमंद होते हैं। हमारे वाले तो चावल खा ले तो इतने मोटे मोटे से हो जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि भाई डाइट को कंट्रोल करें, और इस दिन को मनाने का मकसद भी यह है कि भरपूर तरीके से इस चीज का इजहार किया जाए। अगर आपको शौक है ना स्नैकिंग करने का, चलते फिरते कुछ खाने पीने मेरी तरह, अगर तो आपको अपने बैग में रख लें, ओटमील के बार्स मिलते हैं, जैसे हम प्रोटीन बार्स मिलते हैं, तो आप वो लेके रख लें, तो वो स्नैकिंग भी आपकी हेल्दी स्नैकिंग हो जाएगी। आप मतलब गंदी चीजें खाने से बच जाएंगे। सही से मार्केटिंग कर रही है। ठीक है भाई, सही है। मैं मार्केटिंग नहीं कर रही, मैं आपको फवाइद बता रही हूँ उन चीजों के, तो ऐसे हो सकता है। चले, ये भी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी अच्छी खबर सामने आई है, और वो बच्चों के हवाले से, क्योंकि हम जहाँ बात करते हैं बच्चों के हवाले से, जहाँ खाने की ग़िज़ायत की बात करते हैं, वहीं बच्चों का मेंटल स्ट्रेस जो है ना वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होता है। ऐसे में हमने देखा है कि इस वक्त सऊदी अरब है, और मेरे ख्याल से यूएई से एक खबर है हमारे पास सामने आई, और यूएई की जो खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये कह रहे हैं कि जी अब बच्चों को जो स्कूल में दाखिल करवाने के मराहिल हैं उसके हवाले से खबर है, और वो बताते हैं कि जी अबू धाबी की खबर बता रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने स्कूलों में दाखिले के लिए उम्र की हद से मुतालिक पॉलिसी जो है वो अब नाफिज कर दिया। अब ये पॉलिसी क्या है, वो ये है कि जो नया तालीमी साल है 2026 से 27 के लिए, अब उसमें जो उम्र है उसके बारे में आपको पता है, छोटे छोटे बच्चे अभी भी अगर जाते हैं 15 किलो का उनका अपना वजन नहीं होता, लेकिन 20 किलो का वो बैग उठा के लेके जा रहे होते हैं। ये तो बहुत ही बच्चों के साथ मैं समझती हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बड़ा मुश्किल है यार, सुबह उठा के स्कूल भेजना, और फिर इतना भारी सा उनका बैग, और फिर सारा अच्छा वो उसके थोड़ी देर का उनका मूड खराब रहता है ना, थोड़ी देर के लिए मूड जरूर खराब हो जाता है, लेकिन स्कूल जाते हैं फिर वो शरारतें करते हैं, तो वो उनका जो ना स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है। वो तो सारी स्कूल में जाने के बाद जब सारे दोस्त यार बच्चे मिलते हैं, असेंबली होती है, कुछ बच्चों की भी टीचर भी फेवरेट होती है ना, कि वो टीचर का देख टीचर तो सबसे ज्यादा फेवरेट होती है सबकी। मेरी भी बहुत फेवरेट थी, मुझे भी अच्छी, मेरी इंग्लिश की टीचर मुझे बहुत पसंद है। ये भी सही है। अच्छा जी, अबू धाबी के हवाले से हम आपको बताएंगे कि नई पॉलिसी के तहत बच्चों के लिए दाखिले की उम्र की आखिरी तारीख 31 अगस्त के बजाय अब 31 दिसंबर मुकर्रर की गई है, और ये फैसला वजारत तालीम की सिफारिश पर एजुकेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट काउंसिल ने मंजूर किया। ये तब्दीली इन तमाम स्कूलों और इसके साथ साथ किंडरगार्टन पर लागू होगी, जिनका तालीमी साल अगस्त से सितंबर से शुरू होगा। ये भी बताया जा रहा है कि उम्र 31 दिसंबर तक 3 साल होनी चाहिए, जबकि किंडरगार्टन के लिए 4 साल और किंडरगार्टन 2 के लिए 5 साल और ग्रेड 1 में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 6 साल होनी जरूरी है। ये तो बड़ी अच्छी चीज है आपको। लेकिन हैरत की बात बताऊं, कराची में कुछ स्कूल ऐसे भी पाए जाते हैं जहां पे बच्चे की पैदाइश से पहले उनके वालिदैन का इंटरव्यू लिया जाता है, और बाकायदा ये कहा जाता है कि जब ये बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसके बाद इसका जो एडमिशन है वो हमारे पास हो जाएगा। जैसे हम प्लॉट्स की पहले से बुकिंग कराते हैं ना, ऐसे बच्चों की नहीं है, ये जाती है बिल्कुल। बहुत छोटा बच्चा, पैसे कमाने के नए नए तरीके हैं भाई, इसको हमें हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि इसके ऊपर खास करके तवज्जो दें। और मैं तो ये कहूंगा कि जो बच्चे मासूम से नन्हे मुन्ने से होते, 3 साल की उम्र भी अभी जो अबू धाबी में बताया जा रहा है 3 साल की उम्र, मुझे तो लगता है ये उम्र भी काफी नहीं है। देखिए जब हम छोटे होते थे ना मुख्तार, तो नर्सरी, केजी 1 2, अब लेकिन क्या हो गया कि अब आपके पास किंडरगार्टन आ गया, फिर आपके पास प्ले ग्रुप 1 आ गया, प्ले ग्रुप 2 आ गया, फिर नर्सरी, फिर केजी, फिर तो जाहिर है बच्चा जब फर्स्ट स्टैंडर्ड तक जाएगा तो फिर 7-8 साल से 7-8 साल का हो जाएगा। exactly. लेकिन अभी भी कोशिश करनी चाहिए कि 5 साल की उम्र के बाद ही बच्चों को करवाएं। मैं तो यही समझता हूँ, क्योंकि हम ये देख रहे होते हैं कि खास करके जो है ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये नजर आती है कि बच्चे छोटी उम्र में जब इस तरीके से अक्लमंद हो जाते, फिर वालिदैन कहते हैं तो बड़ा शार्प होते जा रही है, तो हमसे ज्यादा सीखने लगे, तो हमसे ज्यादा बात करने लग गया। तो ये एक जरूरी चीज है कि बच्चों की अगर तरबियत करनी है, बच्चों की परवरिश करनी है, तो उसके लिए आप हर हालत में जो है ना फिर उनकी एज ग्रुप, और ये भी देखिए कि एज किस एज में। एक कहावत है ना कि जो बच्चे की पहली दर्सगाह होती है ना, वो उसका अपना घर, उसकी माँ होती है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा इसकी इस चीज के बारे में फिक्रमंद अगर आप हैं, तो ये चीजें आप उसको घर में रह के भी
सिखा सकती हैं, आप घर में रह के भी उनकी अच्छी, हम ज़ाहिर माएँ परवरिश तो अच्छी ही करती हैं, लेकिन जो दर्जगाह की बात मैं कर रही हूँ ना, वो इसलिए कर रही हूँ कि आप घर से ही बहुत सी चीज़ें उनको पहले से सिखा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप 2 साल के बच्चे को स्कूल भेज दें, 3 बजे, ये बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। अब यहाँ अगर हम बात करें बच्चों के स्कूल के हवाले से और मौसम की थोड़ी सी तब्दीली, जैसे हमारे यहाँ छुट्टियाँ पड़ गई हैं, देख रहे हैं कि कराची में तो हो रहा है मौसम तब्दील हो रहा है ना। तो अब हम मौसम की बात करें तो मुत्तहदा अरब इमारात में जो बारिश के हवाले से आज हम बात करें ना, बहुत ज़बरदस्त बारिश वहाँ पर हो रही है इस वक्त, और अलर्ट शहरियों के लिए जारी कर दिया गया है। मुत्तहदा अरब इमारात में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश ने जल थल एक करके रख दिया है। बारिश के बाद जो निज़ाम ज़िंदगी भी जो है वो मफलूज हो गया, शहरी घरों तक महफूज होके रह गए और हुकूमत की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। अच्छा, गैर मुल्की खबर से एजेंसी के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि हमाराती रियासत फुजैरा, रियासुल खैमा, शारजा, दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। आने वाले चंद रोज में दुबई और अबू धाबी में तूफानी बारिशें मुतवक्के हैं, जिसके बाइस पुलिस ने ये हाई अलर्ट जारी किया है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है और इसके साथ ही पुलिस ने शहरियों को समंदर, पहाड़ी और सैलाबी इलाकों से दूर रहने और गाड़ी चलाते वक्त रफ्तार कम रखने की हिदायत की है। तो बड़ा अच्छा इकदाम किया है, लेकिन एक बात ये भी है कि ठीक है, ये तमाम तर सूरत हाल हम देख रहे हैं कि नजर आ रही है। जब पाकिस्तान में या शहरी कराची में जब बारिशों का अलर्ट जारी किया जाता है, उसके बाद तो हम देखते हैं सब लोग बाहर नजर आते हैं। लेकिन एक और चीज अफसोसनाक है, वो ये है कि जी हुकूमत अलर्ट जारी कर देती है, अपना फर्ज पूरा कर लेती है, लेकिन जब वहां पे लोगों के साथ जो सिलसिला होता है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है, उस वक्त हमें कोई हुकूमती इदारे के कोई नुमाइंदे नजर नहीं आते। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो जिम्मेदारी पूरी करते हैं, बताते हैं कि जी इतने दिनों से इतने दिनों तक बारिश रहेगी, बारिश के साथ साथ भी बताते हैं कि जी इतनी मिलीलीटर जो है बारिश रिकॉर्ड भी की जाएगी, लेकिन उसके बाद इकदाम जो के तू वैसे के वैसे ही होते हैं। और उसके देखें, जब इंतजामात नहीं किए जाते ना, तो फिर नुकसान भी हम कितना उठाते हैं। फिर हमारी जो सड़कें हैं, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो इस तरह की बारिश और इस तरह की चीज़ों को जो है फेस कर सके। बिल्कुल यही सिलसिला है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो बारिशों के मामलात हैं, वहीं हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान की अभी भी कंडीशन देखें तो हमें बड़ी मुख्तलिफ नजर आती है। और यहाँ मुझे लगता है कि वक्त हमारे पास ब्रेक का है, या अभी हम एक और न्यूज स्टोरी की तरफ जाएंगे। अच्छा, लेकिन अब जो सिलसिला है ना, हम ये देख रहे हैं कि बारिशों के हवाले से अगर बात करें तो अब कराची में भी जिस तरह मौसम ठंडा है, ठंड में अगर बारिश होती है तो लोग बीमार ज्यादा होते हैं और उसके बाद दोबारा से जो वायरसेस हैं वो शुरू हो जाते हैं, बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अभी से एहतियात करनी काफी ज्यादा जरूरी है। अभी हम देख रहे हैं कि लोगों को नजला, खांसी, जुकाम, इस तरह की जो बीमारी, इन्फ्लुएंजा जो वायरस है, वो काफी ज्यादा अभी भी हैक्टिकली हम देख रहे हैं कि पूरे कराची में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में आप जिस घर की स्टोरी उठाएं उसमें यही है। क्योंकि देखिए, हमारे अगर हम कोई SOPs बताई जाती है ना माहिरीन की जानिब से, तो क्या होता है कि हम उसको फॉलो नहीं करते हैं सही तरीके से। अगर हम उसको फॉलो ही नहीं करेंगे तो फिर एहतियात ही नहीं करेंगे तो फिर हम उस चीज से बचेंगे किस तरह से। इसलिए चाय भी गरम गरम पीनी चाहिए, वरना गला खराब हो बिल्कुल ठंडी हो गई है मेरी चाय की। अभी हम बात करते करते भूल गए ना चाय पीना, और मैं आज मुख्तार को कह रही थी, मुख्तार आज आप ठंड के हिसाब से कपड़े पहन कर आए, तो अच्छा लग रहा था। जरा आप ठंड थी ना, मैंने कहा थोड़ा सा अलग हो। अब जो मौसम है ना, हम ये देख रहे हैं कि जी अच्छा, दिन के वक्त आप देखिए सुबह 11 बजे तक, सुबह ना 4 बजे से लेके 7 बजे तक आपको सर्दी लगेगी, लेकिन जैसे ही आप देखें 8-9 बजे के बाद का टाइम शुरू होता है, सूरज जब निकलना शुरू होता है ना, बिल्कुल उस वक्त के बाद साहब देखिए गर्मी शुरू हो जाती है। तो अब ये जो है ना, वो कहते हैं ना, मैंने तो शुरू से बोला कि मौसम बेईमान है। अब ये गाना सिर्फ कराची वालों के लिए है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि भाई किस वक्त, हाँ, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है। और शाम में भी, लेकिन आप देखिए शाम में देखें, शाम में लोग आप देखिए बाइक्स पे जा रहे होंगे, आ रहे होंगे, आपको जैकेट्स पहने नजर आएंगे। सुबह 12 बजे भी लोग जैकेट्स पहनकर निकलते हैं अपने घरों से, ताकि रात में आते हुए उनको प्रॉब्लम ना लगे। क्योंकि लोग दूर दराज इलाकों में जाते हैं, ज़ाहिर है जहाँ वो रहते हैं, उसके अलावा जब वो कहीं काम करते हैं तो वो दूर होते हैं, और सफर अगर बाइक का हो या अगर आप किसी लोकल ट्रांसपोर्ट का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ठंड तो फिर ज़ाहिर लगेगी ना। लेकिन भाई एहतियाती तदाबीर और चीजें लेके चलते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं तो ये कहूंगा कि तमाम लोग जिनका एंटी एलर्जिक भी लोगों को बहुत ज्यादा होती है, तो एंटी एलर्जिक जरूर लें, मास्क का इस्तेमाल करें। अब वो वही वाली बात है कि कुछ जगहों पे तो अभी भी पानी हमें खड़ा हुआ नजर आता है, क्योंकि उसकी वजह यही है कि अक्सर जगहों पे नाले अभी तक बने नहीं है। यूनिवर्सिटी रोड की भी अगर बात करें तो वहां पे भी इस वक्त कंस्ट्रक्शन हमें पूरी होती हुई दिखाई, मंसूबों के लिए मैंने कहा था ना, उस दिन हम बात कर रहे थे, फीते काट दिए जाते हैं कि अब ये काम हो रहा है, लेकिन वो इतना प्रोलॉन्ग हो गया है और वो पूरे नहीं हो रहे। अब वो जो वहां पे पानी जमा है उसकी वजह से लोग उसी में से गुजर रहे हैं, आ रहे हैं। एक तो परेशानी अलग है, लेकिन इससे बीमारियां अलग फैल रही हैं। तो ये चीज आप अपने घरों में जैसी कोई जाए ना, अगर हम डेंगू की बात करें तो कितने ज्यादा केसेस इस वक्त सामने आ रहे हैं। कराची या दूसरे जो दीगर हमारे इलाके हैं,
वहां पर भी बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में डेंगू के केसेस सामने आ रहे हैं। तो यही एहतियात करेंगे तो जाहिर है फिर उस चीज से हम बच भी सकेंगे। और उसके अलावा जब तरक्याती काम जो चल रहे हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो उसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाता है। मैं तो हुकूमत सिंध से कहता हूँ कि पूरा ट्रैफिक आप लोगों ने वैसे ही जो है वो कर दिया है यूनिवर्सिटी रोड की जानिब, और आगे चलते हुए अगर देखें तो अभी PSL भी आने वाला है। अब जब PSL का हम देख रहे हैं कि जी मामला जब सामने आएंगे, जब में स्टेडियम के मैचेस होंगे तो डाइवर्जन हमें वही यूनिवर्सिटी रोड से मिलेगी, और उसके लिए अभी तक हम देख रहे हैं कि अच्छे तरीके से काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हड़ताल जो चल रही है गुड्स ट्रांसपोर्ट के हवाले से, आपको भी पता, अब तो खैर खत्म हो गई है, लेकिन ये कि उसके बाद भी कितनी सारी चीजें थी जो कि गोदामों में जो सामान रखा हुआ था, कितना सामान खराब मतलब हो गया तकरीबन, और उनके जो मामलात हैं वो चले बेहतर हो गए, अच्छी बात है। लेकिन अब गुड ट्रांसपोर्ट्स के जो हम कह रहे हैं कि हड़ताल जो है ना इस वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जी सुबह सवेरे की जो अपडेट्स हमारे पास आ रही होती है, सुबह सुबह माड़ीपुर रोड के ऊपर बहुत ट्रैफिक होता है। पोर्ट जो हमारी बनी उनके जहां जो गुजरगाहें हैं वहां पे काफी ट्रैफिक नजर आ रहा होता है, क्योंकि अब जब पोर्ट्स भी खुल गई हैं, अब ट्रांसपोर्ट्स का निजाम थोड़ा दुरुस्त होता नजर आ रहा है। लेकिन यही ट्रांसपोर्ट हमें जो रात तक नजर आता है ना, फिर वो आम रोडों पे नजर आना शुरू हो जाता है। इसके लिए सारी ट्रैफिक के लिए पाबंदी लगाई गई है, लेकिन फिर भी उस पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई ये बात भी देखें ना, रोड भले कितना ही चौड़ा क्यों ना हो, लेकिन जो तजावुजात की अगर मैं बात करूं, जो दुकानदार होते हैं या जो भी इस तरह की चीजें, वो उनका जो सामान है ना दुकानों से वो बहुत ज्यादा रोड पर आ जाता है, तो उसके बाद जो है वो रोड छोटा सा रह जाता है, ट्रैफिक काफी ज्यादा जो है वो आउट ऑफ फ्लो हो जाता है। लेकिन अभी हमारे पास ब्रेक का वक्त हो चुका है। बिल्कुल जी, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते हैं हमारा प्रोग्राम, जिसका नाम है मेट्रो लाइट। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम मेट्रो लाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में हम बात कर रहे थे कुछ सिफारती ताल्लुकात के हवाले से, और जहां हम देख रहे हैं कि जी बहुत सारे अच्छे काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वहीं हम देख रहे हैं कि अब भी पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में, इस हवाले से भी बहुत सारे तर्जुमान के बयान सामने आए हैं। और अब जो तर्जुमान दफ्तर खारजा, उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासर की मौजूदगी खित्ते के अमन और सलामती के लिए बड़ा खतरा है, और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पाकिस्तान के मौक़िफ़ की वाज़ेह तायीद भी कर रही है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। वो कहते हैं देर आए मगर दुरुस्त आए, तो ये चीज़ अच्छी। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान ने कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासर की मौजूदगी के ठोस शवाहिद भी मौजूद हैं। दहशतगर्दों को अफगान सरजमी पर मुआवनत मिलने के काबिल एतमाद शवाहिद हैं, जबकि पाकिस्तान को दहशतगर्द अनासर की हिमायत से मुतालिक इंसानी और दीगर इंटेलिजेंस मालूमात भी हासिल की गई हैं। दहशतगर्दों की तादाद, नाम और माली मामलत से मुतालिक मोतबर रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं। तो ये बड़े मामलात हम देख रहे हैं कि जहाँ पे हम देखते हैं कि पाक फौज के जवान शहीद होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है, हम सब दहशतगर्दी की लपेट में और नमद आजमा होने के लिए पाक फौज, और इसके साथ हम देख रहे हैं कि CDF जो है वो इस वक्त मसरूफ अमल है, पूरा आजम भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि जी आज तक जितने भी हमने सानिये देखे, जितने भी वाकयात देखे, इसमें पाकिस्तान की हमेशा फतह हुई है, और इसी तरीके से पाक फौज लड़ती रहेगी और दुश्मन को नीस्तो नाबूद करती रहेगी और पाकिस्तान का नाम रोशन करती और ऐसा नहीं है, हमने हर मौके पर जो है वो इस बात को हमने मतलब बताया है, हर मौके पर हमने इस चीज के बारे में बिल्कुल ऐसा ही है, और हर फोरम पे, हर आलमी फोरम पे जाकर हमने बात भी की है, जैसे कि अच्छा एहतजाज भी हम रिकॉर्ड करा रहे होते हैं, बातचीत भी की जाती है, लेकिन बात है कि बहुत बड़ा प्रोलॉन्ग होता है। वो सोचते समझते हैं, जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा ने अब जाके इस चीज को रियलाइज किया, वो कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही है कि दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से जाते हुए मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो बढ़ती हुई लहर है वो इसी वजह से, तो उन्होंने इस चीज की हिमायत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सिफारती चैनल फाल हैं, जबकि दोनों ममालिक के सफीर अपने अपने दारुल हुकूमतों में मौजूद हैं। दो तरफा मामला सिफारती जराए से ज़ेरे बहस आते रहते हैं, जबकि तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासर की मौजूदगी खित्ते की अमन और सलामती के लिए एक बड़ा खतरा है, जबकि दहशतगर्द गुरूहों की मौजूदगी अफगानिस्तान में दाखिली इस्तेहकाम और तरक्की की कोशिशों को भी नुकसान पहुंचा रही है। तो ये बड़े मामलात हैं। हम देखते हैं कि जहां पे दहशतगर्दी की बात आ रही होती है तो अफगानिस्तान, फिर अफगानिस्तान से अगर देखें तो आगे हमें
हिंदुस्तान की जानिब से नजर आता है, क्योंकि वहां से फंडिंग की जाती है, रॉ की मदद से काम लिया जा रहा होता है, जो कि अफगानिस्तान पे होता है। बात हो रही थी कि जो सारे जितने भी अकाउंट्स हैं जो कि इंतशार फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हमारे खिलाफ, वो सारे अकाउंट्स जो है वो भारत से ऑपरेट हो रहे थे। तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि देखें, एक हमारे मुल्क में आप अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, हमारे पास अफगान पनाजीर जो हमारे पास हैं, जिनकी हम कई सालों से हम उनको मेजबानी कर रहे हैं, हमारे साथ वो यहाँ रह रहे हैं। और अभी जैसे सिडनी में जो हमला हुआ, उसमें भी इन्होंने बहुत नाकारी प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की और उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये इल्जाम भी हम पर आ जाए। बिल्कुल, और वो सब कहते हैं ना कि दूध का दूध पानी का पानी एक हो जाता है। और हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे हमने एक चीज देखी है, और मुझे तो बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारत हमेशा कोई ना कोई ड्रामा रचाता है और वो ड्रामा उसका सामने सबके आ जाता है। अब भी ये ड्रामा पूरी दुनिया के सामने है, और वहां पे हमने देखा कि अब इतनी पजीराई मिल रही है अहमदुल अहद को। अहमदुल अहद जो है वो एक दरमियानी तबके का बंदा है, और खास करके जो उसकी जुर्रत और उसकी जो एक ताकत, या हम उसको बोलें कि जिस तरीके से उसने मुजाहरा किया दिलेरी का, और जिस तरीके से उसने दुश्मन से जो है असला छीना, जिस तरीके से उसको शूट किया, तो ये हर बंदे की बस की बात नहीं है। इसमें पाकिस्तानी कौम ही ऐसी है जो हर वक्त में, और सबसे अच्छी चीज है क्विक रिस्पॉन्स, और इसके साथ साथ देखते हैं कि जी हाजिर दिमागी का काम है, ये चीज बड़ी जरूरी होती है। और ये पाकिस्तानी जितने भी हैं वो इसमें माहिर हैं, और ये सब चीजें किसकी बदौलत है? क्योंकि हमारे जो मोरल्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, वो बहुत बुलंद हैं। तो इसी तरीके से अब इतने रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं। बताया था कि 11 लाख डॉलर से ज्यादा उसकी समझने इमदाद की जा चुकी है, और आने वाले वक्तों में हमें लगता है कि भाई वो बड़ा एक नया नाम पैदा कर देगा। तो ऐसा तो होता है कि जब आप अच्छे काम करेंगे तो आपको रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए, और रिवॉर्ड्स जब मिलते हैं तो डेफिनेटली आपका मोरल और बुलंद होता है, और आप कोशिश करते हैं कि उस मुल्क के लिए और एक अच्छा काम करें। जैसे अभी हम बात दहशतगर्दी की अगर हम बात करें, जो सिडनी में जिस वक्त ये वाकया हुआ, तो पूरी कोशिश की गई कि पाकिस्तान पर इल्जाम आ सके, क्योंकि वो दोनों जो जिनका नाम है वो मुसलमान है, साजिद अकरम और उनके बेटे नवीद अकरम। लेकिन फिर बात सामने ये आई कि जो उनके पासपोर्ट हैं वो भारत के हैं, जो कि 2022 में उनको जारी किए गए थे, जिस पे उन्होंने फिलिपाइन का सफर किया, फिलिपाइन से फिर वो मतलब सिडनी पहुंचे। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि आप हर चीज का खाता जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में डाल देते हैं। ये तो गलत बात है। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक और नई स्टोरी के जाने बढ़ेंगे, और ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और ये स्टोरी जो है वो हम अगर बताना चाहें, मैं चाहूंगा फराह आप ही बताएं, क्योंकि हम रमजानों के हवाले से बड़ा देख रहे होते हैं कि रमजान पाकिस्तान में बड़े अच्छे मनाए जाते हैं, बल्कि पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान आते हैं। मतलब पूरी दुनिया का मतलब यह है कि वो तमाम लोग जो समझ लें कि अपने इस पाकिस्तान में रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तान आए और आके यहाँ पे अच्छे से अपने इस त्यौहार को एंजॉय भी करें और बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। एक रिलीजियस माहौल होता है पूरा, कितना जबरदस्त होता है। अभी बस एक महीना गुजरेगा और रमजान शुरू हो जाएगा। गवर्नर सिंह कामरान टेसौरी ने रमजान उल मुबारक में 5 लाख अफराद के लिए सहर व अफ्तार के इंतजाम का ऐलान कर दिया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गवर्नर सिंह कामरान टेसौरी ने रमजान मुबारक की तैयारी के हवाले से गुफ्तगू की। उस मौके पर उनका कहना था कि रमजान मुबारक में 5 लाख अफराद के लिए सहर व अफ्तार के इंतजाम किए जाएंगे। गवर्नर सिंह ने ऐलान किया कि रमजान मुबारक में 9 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की अशिया फराहम की जाएंगी, जिनमें अद्वियात, लैपटॉप्स, मोटरसाइकिल्स, राशन बैग्स और सिलाई मशीन शामिल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ताजिरों को एतमाद है कि उनका दिया गया सामान मुस्तहिक अफराद तक पहुंचेगा। इससे पहले भी जैसे हम देख चुके हैं कि गवर्नर हाउस से ऐसे और भी बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं, जैसे नौजवानों को IT की तालीमात जो दी जा रही हैं, उनको जो कोर्सेज कराए जा रहे हैं, इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें गवर्नर सिंह कामरान टेसौरी पेश ये तो इदारा हमें नजर आ रहा है, या हम देखें कि गवर्नर सिंह की जानिब से एक बड़ा अच्छा इक़दाम किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ना पूरी दुनिया में अगर चैरिटी की बात की जाती है तो पाकिस्तान नंबर 1 है। और उसमें एक और भी चीज हम देखते हैं कि जी पाकिस्तान के दूसरे इदारे हैं जहां पे आप देखिए पूरी रात पूरे दिन खानों के लंगर लगे हुए होते हैं। इफ्तार की हम बात करें, हम सहरी की बात करें, हम अगर कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता है या कोई ऐसी तूफान या कोई ऐसा आसानियां हो जाता है जिससे कोई बड़ा नुकसान होता है, तो आपने देखा कि पाकिस्तानी सारे एक जगह जमा हो जाते हैं, चैरिटी शुरू कर देते हैं, ऑनलाइन चैरिटी शुरू हो जाती है। वो एक अलग बात है। इसमें हमने एक और भी चीज देखी है कि जहां पे इन तमाम चीजों से बड़ा फायदा हो रहा है, नुकसान सिर्फ ये होता है कि कुछ ऐसे भी अवामिल हमें नजर आए हैं इसमें कि जो अपने लिए सोच रहे होते हैं और वो फजूल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई नाम लगा लेते हैं और उसके जो है एवज
कुछ ना कुछ बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। जैसे तो ये चीज भी अगर हम कोरोना की बात करें, कोरोना के दौरान कितना नुकसान हुआ मुआशरे को, बहुत ज्यादा लोग जो है वो मुतासिर हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा मुल्क जो है वो चलता रहा और हमारे जो जितनी भी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, लोगों ने एक दूसरे के साथ घर बैठे लोगों को राशन पहुंचाया गया। और ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के हालात में जो है वो पाकिस्तानी कौम हमेशा जिंदा दिली का मुजाहरा करती है। और अब रमजान की बात आ रही है, रमजान में गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी का बड़ा ऐलान सामने आया है कि 5 लाख से ज्यादा लोगों को राशन भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो तोहफे तहाइफ वाले मामला भी सामने आएंगे। फिर रमजान में हम ये देखते हैं कि जी बड़े पैमाने पर इफ्तार और सहरी के इंतजाम होते हैं, तो पूरे पाकिस्तान और खास करके पूरी कराची की आवाम के लिए जो है हम देखते हैं। लेकिन एक और चीज है, जैसी आप देखें ना, फल फ्रूट की हम बात कर रहे थे, अब जब फल फ्रूट की हम बात कर रहे होते हैं तो वहां पे हम देखते हैं रमजानों में फल फ्रूट कितना महंगा हो जाता है। अभी हम अगर फल फ्रूट की बात करें तो कीमतें बिल्कुल दरमियानी से हैं, लेकिन आप जिस दिन चांद रात हम जैसे कह रहे होते हैं, जिस दिन पहले रोजे के लिए जब तैयारी की जा रही होती है, तो आप जाएं और फ्रूट्स की दुकान पर जाएं, तो अब मसला ये रोजा रख के भी लोग इतना जो है ना झूठ बोलने लग जाते हैं। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जहाँ तक बात है महंगाई की, तो आम दिनों में भी महंगाई उतनी ही होती है, लेकिन जब रमजान शुरू होते हैं तो वो एक्स्ट्रा हो जाती है। और ये हमारे यहाँ बहाने बनाए जाते हैं कि आगे से महंगा आ रहा है और ये सप्लाई नहीं हुई, ये सप्लाई नहीं हुई, या फलाना बॉर्डर बंद है, या फलानी ऐसी चीजें। तो अगर हम रमजान का जो दिन है जिसमें हमें महीनों पूरा महीना जो हम बिल्कुल पूरे साल हम फ्रूट नहीं खाते, लेकिन रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें हम लाजमी फ्रूट का इस्तेमाल रखते हैं। जाहिर है खजूरों की वैरायटी देखिए, बहुत वैरायटी हो जाती है और फिर काफी महंगा हो जाता है। तरबूज जो है वो भी बड़ा महंगा हो जाता है। वो दिखाते तो है लाल लाल, और फिर वो तरबूज अंदर से आप घर लेके जाएं तो वो इंजेक्ट हुआ होता है। तो ऐसा ही होता है कि आप जब खरीदेंगे उस वक्त वो आपको बहुत अच्छी चीज दिखाएंगे, लेकिन जब आप उसको पैक करा के घर लेके जाए और घर जाके जब आप खोलेंगे ना, तो अंदर से आपका देख के खून जल जाएगा। लेकिन यही रमजान अगर आप सऊदी अरब या अगर आप दूसरे किसी एशियाई कंट्री में मनाएंगे ना, तो आपको बड़ा मजा आएगा। मैंने देखा कनाडा में जब रमजान का महीना आता है, या ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं, तो वहां पर स्पेशली सेल और डिस्काउंट लगाए जाते हैं पूरा महीना। मतलब वहां पर स्पेशली और लिख के बाकायदा बैनर्स लगाए जाते हैं, पूरे जो मॉल्स हैं उनको सजाया जाता है। 50% 20% जितनी भी हो सकती है वो पूरी कोशिश करते हैं कि जो है ना मुसलमानों को या वहाँ पे रहने वालों को पूरा पूरा रिलीफ दिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है, जब रमजान शुरू हो जाता है, रमजान की चांद रात जब होती है, तो महंगाई में दुगना इजाफा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक और भी चीज हमने देखी है कि पहले जो है ना बड़ी पाबंदी लगाई जाती थी और लोग जो है वो कोई भी कैफेटेरिया खुला हुआ नहीं होता था। हमने सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, दूसरे बड़े बड़े मॉल्स जहाँ मौजूद हैं, दुनिया के सबसे बड़े बड़े जो मॉल्स हैं, वहां पे भी रमजान का एहतराम ऐसे किया जाता है कि वहां पे कैफेटेरिया में ना एक उन्होंने लगाया होता है सेपरेशन करके, सेपरेटर्स लगा देते हैं, और वो ये बाकायदा उसमें लिखा होता है नॉन मुस्लिम, ताकि वो वहां जाके अपना जो भी उन्होंने खाना पीना है वो कर लें। और यकीन करें ऐसा नहीं है मुख्तार, हमारे यहाँ ऐसा है कि उसको फिर टोटल इसको शट कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं, जो कि मुख्तलिफ मजहब के लोग यहाँ भी रहते हैं, तो मेरा ख्याल है उनके लिए भी ये सहूलत होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। वही दूसरी जानब हम देखेंगे कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात आ रही है। अगर बात करें एयरपोर्ट के हवाले से, तो कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिर का पासपोर्ट फाड़ने का एक वाकया पेश आया है। अभी तो बहुत गलत मामला है, सलामती की बात आ जाती है, और कोई शख्स अगर उसका पासपोर्ट जो है उसकी आइडेंटिटी है, अगर आप किसी का पासपोर्ट फाड़ रहे हैं या गलती से भी कुछ अगर उस पर कोई निशान आ जाए, तो वो आपका पासपोर्ट फिर काबिल इस्तेमाल नहीं रहता है। तो ऐसी तफसीलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि कराची एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन के अमले की जानिब से मुसाफिर का पासपोर्ट फाड़ने की तहकीकात में नई पेशरफ सामने आई है, जिसमें अमले को कसूरवार करार दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर के आईन रवानगी के वक्त पासपोर्ट फाड़ने के वाकये की तहकीकात भी की है, और जराये के मुताबिक पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की तहकीकात में एयरलाइन काउंटर पर मौजूद स्टाफ को कसूरवार करार दिया गया। अब मामला ये होगा कि कसूर इस तरीके से करार दिया जा रहा है क्योंकि मसला ये होगा कि उस पर एक स्टिकर लगा हुआ था, वो स्टिकर लगाने की कोशिश में वहां से जब वो गलत जगह पे पेस्ट हो गया, तो उन्होंने वहां से निकाल के दूसरी जगह लगाने की कोशिश की, और ऐसी सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि जी वो पासपोर्ट का पेज है उसके ऊपर क्रैक आ गया, ये वो टेयर हो गया। अब जब वो टेयर हो गया तो अब ये जाहिर वो जगह या वो पासपोर्ट का जो पेज है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा, तो आप मुसाफिर जो है वो फिर उस पर सफर भी नहीं कर सकते। तो वो उसकी पूरी फैमिली जो उनकी भी, उनको सबको साथ जाना था, ट्रैवल करना था, लिहाजा उन्होंने वहां पे एहतजाज किया। और बाकायदा तौर पे पहले तो डिस्प्यूट ये हुआ कि ये पहले से फटा हुआ था, जब बाद में तहकीकात की गई और जो कैमरेज उसके जरिए देखा गया, तो पता चला कि नहीं जी, जो स्टाफ वहां मौजूद था ये उसकी गलती
थी जिसकी वजह से पासपोर्ट के ऊपर जो टेयर जो हुआ है वो अमले की वजह से। अब उस पे जो है वो मामला ये सामने आया है कि उनको कसूरवार से ठहराया नहीं गया, बल्कि अब उनसे पासपोर्ट की फीस के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी वो दुगना इससे ज्यादा उनको अदा भी करेंगे। डेफिनेटली एक बहुत बड़ी समझ लें कि सफर तो नहीं कर सके होंगे, जाहिर है उनकी फ्लाइट मिस हो गई होगी या उनका जो भी प्लान होगा वो सब तकरीबन बर्बाद ही हो गया होगा, क्योंकि जाहिर उनकी आप जैसे बता रहे हैं कि पूरी फैमिली के साथ उनको सफर करना था, तो ये तो एक बहुत ही मुश्किल वाली बात अब ऐसा तो होता है कभी कभी, लेकिन ये कि तजुर्बेकार लोगों को अगर रखेंगे ना तो फिर इस तरह के मामला नहीं होते हैं और डेफिनेटली बड़ा हसास मामला होता है। मुख्तार, अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह के मामला में ना, खासतौर पर अगर बात की जाए कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो वहां से बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही होती हैं। क्यों ऐसा क्यों है? हाँ, इसलिए होता है। देखिए अब यहाँ ना हमने ये देखा है कि पूरे पाकिस्तान में जब हम देख रहे होते हैं कि एयरपोर्ट में सबसे ज्यादा जो है ना वो एयरपोर्ट के ऊपर रश क्यों होता है, क्योंकि हर जगह से लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रैवल करना चाह रहे होते हैं, तो रश ज्यादा होता है जिसकी वजह से मैनेजमेंट के पास इतना टाइम ही नहीं होता, लिहाजा जल्दी के चक्कर में कभी कभी ऐसे हादसा हो जाती हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का जी, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम, इसका नाम है मेट्रो लाइट। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट, और हमेशा की तरह बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज पे हम आज भी बात कर रहे हैं। और अभी जो स्टोरी है ना वो बहुत ही जबरदस्त किस्म की है। आपको पता है कि आज जो मैंने शर्ट पहनी हुई है ना, ये शर्ट जो है वो पता नहीं कितने लाख डॉलर की है। ऐसा लोग जो है ना बोलते रह जाते हैं, कभी किसी ब्रांड की बात करेंगे, कभी किसी ब्रांड की बात करेंगे। वो कहते हैं ना कि कभी लोगों को दिखावे का बड़ा शौक होता है। अब जैसे मैंने एक खातून थी, उनसे मैंने पूछा ये आपका ड्रेस बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैंने ये पता नहीं कोई XYZ ऐसा नाम लिया, उन्होंने बड़ा इंग्लिश में नाम लिया और उसके बाद बोले ये इस ब्रांड का और ये इतने लाख डॉलर का है। मर्द हजरात भी इसी तरह। अब ये मुझे बताएं आप फरहा कि आप लोग तो खवातीन बैग्स की बड़ी वो कहते हैं ना कि बड़ा उनको पसंद होता है कैरी करना बैग को अच्छे तरीके से। कितना महंगा बैग लिया होगा लास्ट टाइम तक आपने? नहीं, मैं कीमत बताऊं इसकी ऑन एयर? हाँ, नहीं ऐसा ना हो FBR की तरफ से कोई नोटिस ना आ जाए आपको ना। ब्रांड नहीं बताया। मैं तो कीमत देखें, ज्यादा महंगी चीजें ना मैं नहीं खरीदती, मुझे लगता है पैसे जाया फजूल चीजों पर नहीं जाया करने चाहिए। 1 साल के बाद फैशन भी चेंज हो जाता है। मैंने आखिरी जो मैंने बैग खरीदा था ना थोड़ा महंगा, वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 9,000 रुपए का, बस इससे ज्यादा अच्छी बच्ची है मतलब। नहीं, मैं फजूल चीजों पर पैसे नहीं जाया कर सकती। फैशन चेंज हो जाता है बंदा, फिर वो रेप्लिका, अब तो रेप्लिका का दौर है भाई, रेप्लिका ले लें 4 महीने में, 4-5 महीने में आप चेंज करके दूसरा ले लें। लेकिन स्टोरी की तरफ आते हैं क्योंकि फैशन की बात आ रही है। फैशन में हम देख रहे हैं कि जी हर कोई माहिर नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे में जो यहाँ पे एक स्टोरी सामने आई है और इस पे भी मैं बोलूंगा कि जो हमारे जो सुहेल इब्राहिम है ना, रोजाना की बुनियाद पे बड़ी जबरदस्त स्टोरीज हमें दे रहे होते हैं। अब आज की जो स्टोरी बता रहे हैं कि तकरीबन 2 करोड़ का बैग और 2 लाख की सेफ्टी पिन, 2 लाख की सेफ्टी पिन, और उसके साथ आप देखें कि जी 2 करोड़ का बैग है। 2 करोड़ का बैग मतलब क्या इसमें हम सोने लगे, सोना लगा हुआ है इसमें क्या, या सोने के बिस्किट रखे हुए होंगे इसमें, ऐसा ही कुछ मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा कुछ ना कुछ। तो इसमें अजीब और गरीब है क्योंकि ये देखें, अब इसमें हम ये बताएं कि 2025 में जी ये 2 करोड़ रुपए, ओह माय गॉड जी, और ये जो पेन है ना ये उससे ज्यादा महंगी नजर आ रही है। 2025 में लॉन्च होने वाली अजीबोगरीब फैशन बताया जा रहा है और सबसे अजीब और महंगी फैशन लॉन्च हुए हैं। लोगों को हैरत और तशवीश में भी इस फैशन ने मुब्तला कर दिया है और अब लोगों को एहसास हो रहा है यार ये हम क्या कर रहे हैं। फैशन की दुनिया में 2025 ने लोगों को हैरत और तशवीश में मुब्तला कर दिया है। इस साल लग्जरी ब्रांड्स ने हद से ज्यादा मुनफरिद और गैर मामूली प्रोडक्ट्स मुतारिफ करवाई हैं जिनकी कीमत के टैग्स भी हैरान कुन थे। अब आप, मैं वही चाह रहा हूँ, हैरान कुन टैक्स क्यों होंगे, क्या बात है? समाजी राब्तों की जो वेबसाइट्स है ना उन पर लोगों जो है वो बहस करने पर मजबूर हो गए कि आया ये लग्जरी ब्रांड्स के पास तख्लीकी आइडियाज खत्म हो गए हैं या सिर्फ शौकिया अजीब व गरीब चीजें बेचकर हलचल पैदा करना चाहते हैं। वैसे एक बात कहूंगी कि ये बहुत ही बेवकूफाना चीज होगी जो 2 करोड़ का बैग और 2 लाख की सेफ्टी पिन। मैं नहीं समझती कि इस तरह की चीजों पर आपको अपने पैसे जाया करने चाहिए। नहीं मुख्तार, लेकिन देखिए वही वाली बात है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो लोग अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं तो वो करोड़ों की चीजें तो खरीद सकते हैं, लेकिन इसे उन्हीं लोगों के लिए है जो इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अब हम जैसे लोग हैं तो हम तो रेप्लिका से भी काम चला सकते हैं क्योंकि भाई डेफिनेटली हम देखते हैं सबसे ज्यादा क्या होता है हमें इंस्टाग्राम पे। अब देखिए जिस तरह की बात अगर हम कर रहे हैं ना यहाँ पे कि फैशन ठीक है, लग्जरी चीज एक अलग बात होती है, लेकिन ये जो सेफ्टी पिन इस वक्त दिखाई जा रही है, आप मुझे बताएं कि क्या ये 2 करोड़ या 2 लाख की कीमत डिजर्व करती है? अब बात तो ये है कि सेफ्टी पिन का इस्तेमाल जो है वो इम्पोर्टेंट है एज कंपेयर की सेफ्टी पिन का डिजाइन इंपॉर्टेंट हो, तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन फिर भी बात वही है कि लग्जरी ब्रांड्स हैं, लोग जो है वो कोशिश भी कर रहे होते हैं और लग्जरी कोई भी अगर ब्रांड की बात करेंगे तो उसमें डेफिनेटली
कोई चीज कैसी भी हो, कभी कभी हम देखते हैं कि डायमंड का एक जो है ना वो समझ लें कि कॉइन लगा हुआ होता है, या कभी कभी हम देखते हैं कि जी डायमंड के साथ साथ कभी कभी सोने की कोई ऐसी चीज लगी हुई होती है कि जिसकी वजह से उसकी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन इसमें तो ना सोना लगा है, ना चांदी लगा है, ना कोई डायमंड लगा है, लेकिन फिर भी इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से लोग इससे मुतासिर तो हो रहे हैं, लेकिन वही है कि मिला जुला रुझान हमें यही नजर आ रहा है कि लोग जो है ना इससे मायूस भी हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी इतना जो है ना लग्जरी ब्रांड है या हम इतनी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो भैया आप लोगों के लिए आसानी को भी चाहिए कि अगर आप इतनी कीमत उस चीज की रख रहे हैं तो जो मयार है ना उस चीज का फिर वो भी उसी तरह का होना चाहिए, नहीं बैग उस तरह का होना चाहिए, और फिर पेन भी थोड़ी सी उसमें गोल्ड या डायमंड लगा देते तो फिर नहीं कुछ कीमत बिल्कुल ऐसा ही है। वही बताया भी जा रहा है कि सिर्फ डिजाइन ही नहीं बल्कि कीमत के हिसाब से भी हदें सारी पार कर चुके हैं। तो ये एक मामला सामने आया। वही दूसरी जानिब अब मेरे ख्याल से एक और भी स्टोरी हमारे पास है। बिल्कुल हमारे पास फैशन के कह सकते हैं रिलेटेड हमारे पास एक स्टोरी है जिसमें फिनलैंड की हसीना को जो है वो चीनियों का मजाक उड़ाना महंगा पड़ गया है और उनसे फिनलैंड का ताज और जो उनका खिताब था वो वापस ले लिया गया है। थाईलैंड में गुज़िश्ता माह मुनक्किद होने वाली यूनिवर्स मुकाबले में फिनलैंड की नुमाइंदगी करने वाली 22 साला सारा रासे अपनी एक तस्वीर की वजह से तनाज़े का बाइस बन गई हैं। सारा ने अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने अपनी दोनों आंखों को किनारे से खींच रखा था और कैप्शन में लिखा कि एक चीनी के साथ खाना खाते हुए। सारा की इस नस्ल परस्ताना पोस्ट पर उन्हें सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद जापान, जनूबी कोरिया और चीन में शदीद रद्द अमल सामने आया। जैसे कि इस वक्त हमारी स्क्रीन पे आप उनकी पिक्चर भी देख रहे हैं। फिनलैंड के वजीर आजम ने इस मामले पर रद्द अमल देते हुए कहा कि ये गैर सोचा समझा और अहमकाना अमल था और इसके नतीजे में पैदा होने वाला तनाज़ा मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही। और आपको पता है कि जिस तरीके से मिस वर्ल्ड के जो कॉम्पिटिशंस होते हैं या जिस तरीके से हम देखते हैं कि जी मिस यूनिवर्स की कॉम्पिटिशन होते हैं या किसी भी मुल्क के हवाले से कोई भी कॉम्पिटिशन होता है, जिस तरीके से भी पाकिस्तान की भी मिस वर्ल्ड बन चुकी है, तो ये वो तमाम मामला होते हैं। इसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाता है कि आप कितने खूबसूरत है, बल्कि इसमें ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, आपकी शख्सियत काउंट होती है। आपको पता है एक और चीज बड़ी लाजिम होती है उसमें कि आप किसी एनजीओ को चलाते हैं या नहीं चलाते। ये पॉइंट लोगों को पता भी नहीं होगा कि मिस वर्ल्ड या यूनिवर्स बनने के लिए कोई भी खातून या मर्द अगर है तो उसके लिए जरूरी ये होता है कि वो सिर्फ रिप्रेजेंट ये नहीं करता कि जी वो बड़ा खूबसूरत है, उसके साथ उसकी शख्सियत में ये चीज देखी जाती है, क्या उसने कभी कोई चैरिटी की है, क्या उसने लोगों की अच्छाई के लिए कोई काम किया है, ये चीजें बड़ी काउंट होती है। आपकी शख्सियत के तमाम पहलुओं को जो है मद्देनजर रख के आपको इस काबिल समझा जाता है कि आपको एक खिताब दिया जाए। मिस फिनलैंड जो जिनकी एक छोटी सी अहमकाना मजाक कह लें, छोटा सा मजाक था, लेकिन ये मजाक लोगों की दिल आजारी का सबब बना। बहुत जी बिल्कुल। और उनके वजीर आजम ने रद्द अमल दिया कि ये हमारे जो ताल्लुकात हैं उनको खराब कर सकता है और इतनी सारी मेहनत आपने की, इतने साल आपने लगाए एक चीज को हासिल करने के लिए और एक छोटी सी चीज से वो आपके जो है ना खत्म हो गई। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन दूसरी जानब हम देखते हैं कि जी बड़ा मुश्किल होता है, ये कंपटीशन इतना आसान नहीं होता। किसी भी मुल्क के अंदर जब ये कंपटीशन हो रहा होता है तो तकरीबन मुकाबला कर रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जिनके साथ मुकाबला होता है। आप सिर्फ यही नहीं कि जी आपकी खूबसूरती, आपकी हाइट या आपकी फिटनेस को देख के या आपकी जो शख्सियत है, जो सूरत है उसके मुताबिक हो। शख्सियत में अगर बात करें तो आपका बिजनेस क्या है या आप क्या क्या किन किन पहलुओं पे काम कर रहे हैं या आने वाले वक्तों में क्या इरादा रखते हैं, ये सारी चीजें भी इसमें काउंट हो रही होती हैं। और उसके बाद जाकर डिसाइड किया जाता है कि वाकई में आने वाले वक्तों में ये और ये सारी चीजें उस वक्त जब आप मुकाबले में होती हैं या जब आप compete कर रही होती हैं तो आप एक सवाल जवाब का जो सेशन उसमें रखा जाता है, आपने भी देखा होगा, तो उसमें वो कुछ इस तरह के सवालात किए जाते हैं जिसमें बिल्कुल, और अगर आप उनका सही से जवाब ना दे पाए तो फिर आपके लिए आगे बढ़ना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। तो ये हरकत जो है वो मजाक कह लें या अहमकाना कह लें, लेकिन इसकी वजह से जो है वो आपका टाइटल आपसे छीन लिया जाता है। लेकिन हसीनाओं की बात आ रही है तो हसीनाओं की बात करेंगे। अच्छा, वो कहते हैं कभी कभी हमारे बड़ा अच्छा होता है फेवरेट टॉपिक। अच्छा, रोजाना मेरा कुछ एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक आ जाता है। हम किसी महफिल में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो लड़कियों को अक्सर हमने देखा है कि उनकी नानियां, दादियां या उनके घर वाले या उनकी अपनी बहनें बड़ी लोग बोलते हैं। सोहेल इब्राहिम की भी फेवरेट होंगी तो वो कहते हैं, लोग कहते हैं यार आज आप बड़ी अच्छी लग रही है, आप अपनी नजर उतार लीजिएगा। तो कुछ इसी तरह की कहानी है। ऐसे ही ऐसे ही बिल्कुल। देखें ड्रामा सेट्स पर आजकल स्क्रिप्ट, कैमरा और एक्शन के साथ साथ नजर बस से बचाव का बंदोबस्त भी मुकम्मल होता जा रहा है। जी हाँ, जवेरिया अब्बासी ने ड्रामा सेट पर हामिया आमिर की ऐसी नजर उतारी कि सिर्फ नजर ही नहीं मद्दाओं के दिल भी उतर गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई है और शायकीन दिल से आवाज आ रही है कि माँ हो तो ऐसी। हमारे पास रिपोर्ट है शायद इस हवाले से। अच्छा जी, बड़ी बड़ी खुसूसी से रिपोर्ट है, हम चाहेंगे सुहेल की जो ये रिपोर्ट है सोहेल इब्राहिम की वो जरूर देखें। बहुत मेहनत से उन्होंने ये वीडियो तैयार की। आइए नाज़रीन देखते हैं, दिखाते हैं।
जवेरिया अब्बासी ने ड्रामा सेट पर हानिया आमिर की नजर उतारकर मद्दाहों के दिल जीत लिए और साबित कर दिया कि ड्रामों में माँ का किरदार वो सिर्फ स्क्रिप्ट तक महदूद नहीं रखती। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जवेरिया अब्बासी पूरे दिल, नियत और इमोशंस के साथ हानिया आमिर पर दम वम करती नजर आ रही हैं। आईने की नजर लग ना जाए कहीं, जाने दाएं अपना सबका उतारा करो। जबकि हानिया आमिर मुस्कुराहट के साथ ऐसे देख रही हैं जैसे कह रही हो, आंटी थोड़ी सी और भी नजर उतार दें। ड्रामा सेट पर मौजूद लोग हैरान रह गए कि यहाँ काम से पहले रूहानी प्रोटेक्शन यूनिट एक्टिव हो गया। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो। वाज़ेह रहे कि हानिया आमिर इन दिनों मुतादिद ड्रामों में जलवागर हैं और शायद इसीलिए नजर उतारने की जरूरत भी डबल हो गई है। फरीश के लिए लाई, वैसे भी अपनी सबसे ज्यादा कीमती चीज तो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ ना। हानिया, आप तो नेशनल क्रश हैं, हानिया आमिर को किस पे क्रश है? किसी पे नहीं। सोशल मीडिया सार्फिन ने जवेरिया अब्बासी के इस अमल को रियल लाइफ ड्रामा माँ करार देते हुए कहा, यह सिर्फ अदाकारा नहीं, मुकम्मल हिफाजती हिसार हैं। ऐसी आंटी हर सेट पर होनी चाहिए। यूं जवेरिया अब्बासी ने साबित कर दिया कि वो न सिर्फ स्क्रीन पर बल्कि हकीकी जिंदगी में भी माँ जैसी मुहाफिज हैं। और हानिया आमिर ने साबित किया कि खूबसूरती के साथ नजर उतरवाना भी एक आर्ट है, क्योंकि जहां ड्रामा सेट पर स्क्रिप्ट खत्म होता है, वहीं जवेरिया अब्बासी नजरे बद का सीन अभी बाकी रखती हैं। हानिया आमिर मुस्कुराती रही और मदह कहते रहे, आंटी हमारी भी नजर उतार दें। अरे बहन, क्या बताऊं, नजर सच्ची होती है। और यूं ड्रामा सेट पर एक सीन कम और एक दुआ ज्यादा हो गई, और यही वो मंजर था जिसने सोशल मीडिया का दिल भी जीत लिया। सुहेल इब्राहिम, मेट्रो वन न्यूज, कराची। सुना, कैन यू प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत जरूरी काम करना है। हाँ देखें प्लीज, मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या बात है, बड़ा जबरदस्त सा ये जेस्चर जो कि दिखाया भी गया और मेरे ख्याल से ऐसा होना भी चाहिए। हम कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो है ना, लोग एक दूसरे से बड़ी जेलसी करते हैं या एक दूसरे के काम से इतना ज्यादा जो है ना मुतासर नहीं हो रहे होते, लेकिन ये एक अच्छी चीज है और इस तरह का हमें ऐसे ही करना चाहिए कि खास करके अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ भी की जाए और नजर की जहाँ तक बात है तो नजर भी उतार ली। और हानिया आमिर माशाल्लाह है भी तो इतनी प्यारी ना, तो नजर तो उतारनी बनती है। और हमारे पास प्रोग्राम में जो है वो टाइम मुख्तार बहुत बिल्कुल जी, अब हमारे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है और यकीनी तौर पे आप लोगों को बहुत अच्छी हमारी स्टोरीज भी लगी होंगी। आप लोगों के फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी मंडे के दिन। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।